जय हिंद दोस्तों, मैं राधा शुक्ला एनएमसी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आपके साथ हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा मेन चैप्टर था वर्णमाला। आज हम वर्णमाला पे स्वर में मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था, वो आई होप अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं वर्णमाला में जो हमने वर्ण के 2 भेद बताए थे, कौन-कौन से बताए थे? एक तो स्वर बताया था और एक व्यंजन बताया था। तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए हमने स्वर बता दिया था आपको कि स्वर को कितने भाग में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आज की क्लास में बात करते हैं हम व्यंजन पे। और थोड़ा-सा हमने कल व्यंजन पर भी आपसे बात कर ली थी, जो कि हमने बताया था आपको कि व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो 33 होते हैं, कुल संख्या अगर व्यंजन की पूछी जाए तो 39 होती है। और इसके साथ-साथ हमने कहा था कि व्यंजनों का भी जैसे हमने स्वर का वर्गीकरण किया था, वैसे हम व्यंजनों का भी वर्गीकरण अगर करते हैं, तो व्यंजन का वर्गीकरण निम्न आधार पे होता है। पहला क्या था हमने बताया था, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। हमारे साथ बोलते चलिएगा, घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, आफ्टर इलेक्शन जो है, यूपीपी है, आरओ बैच है, या फिर जो भी और अदर एग्जाम लगे हुए हैं, तो उसमें हिंदी आपकी वर्णमाला, ये हिंदी व्याकरण जो है वो बहुत मायने रखती है। तो इसके साथ साथ आप अच्छे से धीरे धीरे कंटिन्यू लगे रहिए, देन आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे साथ आप समझते चलिए कि हमने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के हमने कहा था कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण है 2 आधार पे होता है। पहला कौन सा? घोषत्व के आधार पर। दूसरा होता है प्राण वायु के आधार पर। तो हम आपको आपसे हमने कल की क्लास में चर्चा की थी घोषत्व के आधार पर व्यंजन, सघोष या फिर सघोष। पहला था घोष या फिर सघोष। घोष को ही सघोष कहते हैं। चाहे आपसे परीक्षा में घोष पूछा जाए कि घोष व्यंजन क्या है, या फिर कह दे सघोष व्यंजन, तो दोनों एक ही हैं। आप ऐसे याद करते रहिएगा, साथ में जोड़ के याद करती करिए, तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा कि घोष या फिर पूछे या फिर सघोष के आधार पर व्यंजन। और या फिर कह दे दो प्रकार के होते हैं, घोषत्व के आधार पर घोष या फिर सघोष, ये एक नाम हो गया। और दूसरा नाम क्या था? आघोष व्यंजन। तो हम इसके साथ साथ पहले इससे पे पहुंचने से पहले हम आपको व्यंजन बता दें कि जो हमारे व्यंजन कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए व्यंजन की, अगर आपसे बात की जाए व्यंजन की, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि व्यंजन क्या होते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हमारे साथ फिर से बोलिएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन की संख्या हमने आपको कितनी बताई थी? 33। और 33 के साथ साथ हमने कहा था अगर आपसे कुल व्यंजन पूछा जाए तो 39 है। तो अब हम समझते हैं जो वर्ग होते हैं व्यंजन के। पहले यहीं से हमारा पूरा व्यंजन टॉपिक स्टार्ट होता है, तो पहले हमको वर्ग समझ में आना चाहिए ना। जैसे कि का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इसके साथ साथ अदर भी है। तो आपको समझाते हैं, आप समझते रहिए और साथ साथ हमारे बोलते रहिएगा और उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो पहला क्या हमने कहा, व्यंजन जो होता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि वर्ग कौन से होते हैं। सारी सारी जो व्यंजन की कहानी है वो आपके व्यंजन सारी की जो कहानी है वो वर्ग पर आधारित है। तो पहला वर्ग आप हमारे साथ बोलते चलिएगा, कौन सा होता है? का वर्ग। अगर हम आपसे बात करते हैं का वर्ग की, तो का वर्ग में वर्ग पता है क्या होता है? वर्ग इसलिए कहा जाता है इसको, देखिए समझिए, का वर्ग पहले हम लिख दे फिर आपको एक डिटेल में समझाते हैं कि का वर्ग होता क्या है। का में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कौन कौन सा आता है? का आता है, खा है, का खा गा, का खा गा। फिर इसके बाद बताते भी चलिएगा, का खा गा अंगा, का खा गा अंगा। फिर का वर्ग के बाद हो जाएगा चा वर्ग की। अगर हम बात करें का खा के बाद का दूसरा वर्ग क्या है? चा वर्ग। एक मिनट, ये आपको दिखेगा नहीं तो हम उसे ठीक से कर दें। अगर आपसे चा वर्ग की बात करें, तो चा वर्ग की अगर आपसे बात करते हैं तो क्या होगा? चा छा जा, चा छा, एक सेकंड लिखते हैं, चा ह, चा छा, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। चा छा, चा छा,
चा छा, चा छा जा झा, चा छा जा झा इया। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा वर्ग आता है, हमारे साथ बोलते रहिएगा। पहला वर्ग क्या होता है, का खा गा घा। पहला वर्ग का बोलते हैं, दूसरा वर्ग कौन सा होता है, चा वर्ग होता है, और तीसरा वर्ग कौन सा होता है, टा वर्ग। टा वर्ग हम बोलते हैं टा वर्ग। और टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं बताइए, हमारे साथ बताते रहिए। टा वर्ग में टा, हाँ, टा ठा डा, टा ठा डा, टा ठा डा, ड़ा और ड़ा। ठीक है, फिर इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि व्यंजन जो है कितने वर्गों में होते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि जो व्यंजन हमारे हैं कितने वर्गों में होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, टा के बाद ता वर्ग है। टा टा क्या बोला हमने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके बाद हो जाएगा ता वर्ग। इसके बाद आ जाएगा ता वर्ग। ता वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं, ता था, ता था, दा धा और ना हो जाएगा, ता था दाधा ना, ता था दाधा ना, ता था। फिर इसके बाद अगर हम पा वर्ग की बात करें तो फिर पा वर्ग में क्या हो जाएगा इसमें, इसके बाद हमारे साथ और भी बोलते रहिएगा, फिर से समझिएगा। का वर्ग की अगर आपसे कोई बात करता है तो का वर्ग की आपको क्रमानुसार इसको रखना पड़ेगा ना, इसलिए हम आपको ये लिख के समझा दे रहे हैं। यहीं पे आपके सारे व्यंजन शुरू होते हैं। तो का खा गा घा इया, का खा गा अंगा हो जाएगा, चा में चा छा जा झा इया हो जाएगा, टा में टा ठा डा ढ़ा अड़ा हो जाएगा, ता में ता था दा धा ना हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पा वर्ग। कौन सा आता है, पा वर्ग। पा वर्ग कहते हैं। पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं बताइए, पा, फा, पा फा बा, हा और माँ। तो ये हमारे कितने हो गए व्यंजन, हमारे साथ समझिएगा। पहला क्या था, का खा गा घा अंगा हो गया, फिर है चा छा, चा छा और जा झा इया हो गया। फिर इसके बाद टा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो टा ठा डा अड़ा हो जाएगा, और ता के ता था दा धा ना हो जाएगा, पा में पा फा बा भा मा हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हुए, 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमारे जो ये पूरे ये वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं, ये जो जितने हमारे साथ समझिएगा, ये जितने वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण, ये हमारा वर्ग हो गया। जब आपसे प्रश्न कहता है कि एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, एक वर्ग में कितने व्यंजन होते, कितने वर्ण होते हैं, तो क्या होगा, 5 वर्ण होते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 ये हो गए। फिर आपसे पूछा जाए चा वर्ग में कितने होते हैं, तो चा वर्ग में चा छा जा झा इया हो जाएगा। फिर इसके बाद टा में पूछेगा तो टा ठा ड़ा दा हो जाएगा। फिर ता में हो जाएगा ता था दा धा ना हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर पा वर्ग में पूछेगा आपसे तो ये भी, इसमें भी 5 वर्ग है। और इन पांचों वर्ग के पांचों वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारे साथ फिर से समझिएगा, इन पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं, पांचों वर्ण, ये हमारा एक वर्ण ही तो हुआ कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि इस यहाँ लिखते चलते हैं हम आपके साथ, यहाँ पे क्या है आप भी लिखते चलिएगा कि अगर आप पूछा जाए आपसे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो 5 होती है। स्पर्श की 25 होती है, 25 हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि जो स्पर्श व्यंजन है कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो जो हमने अभी आपको बताया है कौन सा, ये 1 2 3 4 5 ये है, 5 10 और 5 15 20 और 25, ये पूरे 25 हो गए कि नहीं। तो 25 इन सब पांचों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब इसके साथ अगला समझते हैं, जो ये हमारा दिया गया है, ये ध्यान से समझिएगा, अड़ा इयाड़ा ना मा, इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर प्रश्न पूछा जाता है कि कि किसी वर्ग कह या फिर टा वर्ग का जो 5वां वर्ण है, टा वर्ग का, जैसे ये टा वर्ग है, टा वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं अगर प्रश्न किया जाए आपसे, तो इसको क्या कहेंगे, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का या फिर का वर्ग का 5वां वर्ण,
टा, चा वर्ग का पांचवा वर्ण, टा वर्ग का पांचवा वर्ण, इसीलिए इसको हम, इन जो पांचों वर्ण है इन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न करा जाता है कि पंचमाक्षर व्यंजन कौन कौन से, पंचमाक्षर वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। इसके साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, नासिक या फिर अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। नाम आप याद रखिएगा, इसको हम अनुनासिक, अनुनासिक कहें या फिर इसको हम नासिक वर्ण भी कहते हैं। अब आपको प्रश्न करना चाहिए कि मैम ये नासिक क्यों कहा जा रहा है, तो नासिक और या फिर अनुनासिक इसलिए कहा जाता है कि आप इसको बोल के देखिए, अड़ा, ना, म, तो हमारी नाक और मुख से, दोनों से हवा बाहर, हवा के साथ वर्ण निकल रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो ये पंचमाक्षर है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये और नाम क्या होगा इसका, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक के साथ साथ हम इसको नासिक भी कहते हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं, और पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 5 होती है। और कैसे होती है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो आपको ये बात समझ में इतनी आ गई होगी कि अगर ये पूरा पूछा जाए अगर आपसे, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगर सिर्फ अंत के ये पांचों वर्ण पूछे जाए तो क्या कहलाते हैं, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। नासिक कह दे, नाक और मुख दोनों से निकलते हैं, या फिर कह दे अनुनासिक कहते हैं। अब इसके साथ साथ हम आगे के पॉइंट में बढ़ते हैं। यहीं पे हमारी सारे व्यंजन थे। अब यहाँ पे आपको समझाना आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ, हमने आपको वर्ण, जैसे हमने बताया वर्ग होता है, तो इनको क्या कहा, कैसे गिना जाता है, ऐसे कहा जाता है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गए। 5 हुए कि नहीं हुए, हमारे साथ समझिएगा। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर इसको एक संख्या से गिनेंगे, 2 से गिनेंगे, 3 से गिनेंगे, 4 से गिनेंगे, 5 से गिनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों बता रही हैं, तो ये आगे के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाए। हर चीज आपको अगर समझ रहे हैं तो वो ढंग से समझ में आनी चाहिए, भले थोड़ा सा हमको टाइम लगे, बट हम वो टॉपिक क्लियर करके ही यहाँ से जाएं। तो बात समझिएगा कि इसको 1 कहते हैं, 2 3 4 5, इसी तरह हम काउंटिंग कर लेते हैं। समझ में आया आपको, इसी तरह हम काउंटिंग कर लेते हैं कि ताकि आगे हम आपको जो समझाएं तो आप ये ना कहें कि मैम ये काउंटिंग कहाँ से ले आई हैं। तो ये 1 2 3 4 और इसको 5 कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा हमने कल आपको बताया था, कल हमने आपको बताया था, हाँ, कल हमने आपको बताया था घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कौन से बताए थे हमने, सघोष, जिसका दूसरा नाम घोष है, और अब बात के फिर उसके बाद आघोष बताया था। तो अगर इसमें हम व्यंजन की बात करें, 1 मिनट, अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन, तो अगर घोषत्व के आधार पर आपसे पूछा जाए, घोषत्व के आधार पर व्यंजन, अगर आपसे घोषत्व के आधार पर व्यंजन पूछा जाए तो 2 होते हैं। घोषत्व, अगर हम बात करें घोषत्व की, तो घोषत्व के आधार पर 2 हमने बताए थे। पहला कौन सा था, इसमें हमने बताया घोष या फिर कहे थे सघोष, घोष या फिर सघोष बताए थे। और दूसरा हमने क्या बताया था, आघोष, दूसरा हमने बताया था आघोष। अघोष व्यंजन हमारे साथ याद तैयार करते चलिएगा आप लोग भी, कि जो है अगर घोषत्व के आधार पे पूछे तो 2 प्रकार के होते, कौन कौन से, घोष या फिर सघोष, और दूसरा दूसरा क्या है, आघोष। अगर अब आपसे हम बात करते हैं कि घोष, हमने बताया था कि घोष व्यंजन क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ऐसे ध्वनि या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री, जो लिरिक्स हमारी थी उनमें कंपन उठे, एक मतलब कोई अगर वर्ण बाहर निकल रहा है तो उस स्वर तंत्रियों में एक कंपन उठे, तो क्या कहलाता है वो, घोष, घोष या फिर सघोष। तो इसमें समझिएगा कि स्वर यंत्रियों में कंपन, इतनी परिभाषा याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, इतना आप ध्यान रखिए। परिभाषा आपको इतनी ही समझ में, इतनी रखनी जरूरी है समझ में। और इसमें क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर, यहाँ पे होगा स्वर, हाँ, स्वर तंत्रियों में, स्वर, स्वर तंत्रियों में
कंपन ना हो। कंपन आ मतलब ना हो, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ना हो, में कंपन ना हो तो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अब परिभाषा तो हमें समझना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आपसे परिभाषा कम कभी कभी पूछ ली जाती है वैसे, इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं कि आपको हर पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आए। तो इसीलिए अगर घोष की बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वो क्या कहलाता है? घोष या फिर सघोष कहलाता है। और अगर इसके साथ आघोष पूछा जाए आपसे तो आघोष में क्या होता है? जिनमें जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो आघोष कहलाता है। अब मायने रखती है आपसे संख्या कि इसमें हम कौन-कौन से व्यंजन रखते हैं। तो हमारे साथ समझिएगा कौन-कौन से स्वर व्यंजन रखते हैं और कौन-कौन से स्वर रखते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। सघोष और अघोष में हम स्वर भी रखते हैं और व्यंजन भी रखते हैं। तो हमने अभी आपको काउंटिंग कराई थी, याद होगा? हमने आपको काउंटिंग कराई थी 1, 2, 3, 4। तो अगर हम घोष या फिर सघोष की बात करें तो उसकी संख्या होती है क्या? 345। अब आप पूछेंगे कि मैम 345 संख्या कहाँ से आ गई है? तो आप याद करिएगा कि जो हम बताते हैं। जैसे हाँ, इसकी संख्या होती है 345 और इसकी संख्या होती है कौन-सा बचा? 5 वर्ग थे, वर्ग के 5 वर्ण थे, तो क्या बचा है? 1 बचा है और कौन-सा बचा है? 2 बचा है। तो हो गया कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि घोष या फिर सघोष की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 345 और इसकी संख्या होती है 12। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि 345 और ये मैम 12 कहाँ से बता रही हैं? तो समझिएगा अब हमारे साथ। पहले इतना याद रखिएगा कि इसमें घोष में क्या आता है? हमारे साथ बोलते चलिएगा कि अगर घोषत्व में घोष के आधार पे या फिर सघोष के आधार पे आपसे पूछा जाए तो 345 होती है संख्या और जबकि आपसे पूछा जाए क्या? अघोष के आधार पर तो संख्या 12 होती है। अब संख्या समझिए समझिए इसमें कि याद हमने क्या कराया? हमने आपको पहले क्या बताया है कि घोष के आधार पर या फिर सघोष के आधार पर 345। तो समझिएगा 345 आया कहाँ से? प्रत्येक वर्ग का। अभी हमने आपको वर्ग बताया कि नहीं बताया? प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का हमने जो अभी बताया था। एक सेकंड, थोड़ा-सा हमारा पीछे चला गया। हाँ, यहाँ पे हमने बताया था आपको संख्या, तो इसमें हो जाएगा वर्ग हमारा हमें लगता है चला गया है। चलिए कोई नहीं, हम आपको फिर से थोड़ा-सा बता दे रहे हैं। क्या हमने वर्ग बताया था? जल्दी-जल्दी हमारे साथ चलिएगा कि इसका क्या बताया था हमने? का वर्ग बताया था। का में क्या-क्या आया था? का में क्या आया था? का, खा, का, खा, गा, हा और अंगा हमने बताया था। फिर इसके बाद क्या था? चा वर्ग था। चा वर्ग में क्या बताया था? चा, एक सेकंड। चा छा चा छा जा झा इया हमने बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद टा वर्ग था। टा वर्ग हमने बताया था। टा हमने क्या बताया था? तो फिर से सुनिएगा। टा ठा डा ड़ा और ये बताया था। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था? पा वर्ग बताया था। पा वर्ग में कौन सा था? पा, फा, बा और भा और माँ बताया था। कोई वर्ग हमारा छूट गया है, सॉरी। ता वर्ग होगा यहाँ पे। 1 मिनट, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। ता वर्ग, वो पिछला हमारा चला गया था उसके लिए। तो ता में ता, ता था, दा, ता था, दा धा, ना हो गया। फिर इसके बाद हमने बताया था कौन सा आपको वर्ग था? पा वर्ग था। पा वर्ग में पा, पा, फा, बा, भा और माँ। अब आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्येक वर्ग का हमने कहा वो 345 जो हमने संख्या बताई है, तो ये 1 था, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो प्रत्येक वर्ग का ये जो हमारा ये का है, एक वर्ग ही तो है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और ये 5वां, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। अच्छा समझिएगा, एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमने अभी आपको बताया है, घोष या फिर सघोष। इसको हम घोष या फिर सघोष की संख्या बताते हैं। घोष या फिर सघोष कहेंगे। और अगर हम आघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का जो ये हमारा का वर्ग है, चा वर्ग ले लें, टा वर्ग ले लें, ता वर्ग ले लें या फिर पा ले लें, तो इसका जो ये पहला और दूसरा वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण है, वो हमारा क्या कहलाएगा?
अघोष व्यंजन कहलाता है। तो हमारे साथ फिर से समझिएगा कि अगर हम आपसे सघोष की बात करें, अगर हम आपसे सघोष की बात करें तो संख्या कितनी होती है? 3 और 5, मतलब प्रत्येक 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 वर्ग का प्रत्येक वर्ग का क्या था? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? वर्ण क्या कहलाएगा? हमने बताया है आपको, घोष या फिर सघोष कहलाएगा। अब प्रत्येक वर्ग का, अगर प्रत्येक वर्ग की अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ग की अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्येक वर्ग का, जो हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग बताया है, तो प्रत्येक वर्ग का हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और क्या? दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन। तो आपसे अगर कोई प्रश्न करता है कि सघोष की संख्या कितनी है, अघोष की संख्या कितनी है, तो सघोष या फिर जिसका दूसरा नाम घोष है तो उसकी संख्या 345 है। और अगर आपसे कि अघोष की संख्या पूछे तो वो 12 होती है और 5 ही वर्ण हो, 5 ही प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण ही होते हैं। तो 345 जब इधर हो गया तो उधर क्या बचा? 12 बचा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। खैर, ये तो हमने व्यंजन आपसे बता दिए। अब इसमें स्वर भी तो आते हैं। तो जो हमारे स्वर होते हैं, कितने हमने बताए थे? जो 11 स्वर थे कुल, और कुल स्वर 11 थे और 13 हमने कुल बताए थे। तो इसमें जो है सारे स्वर इसके किसके अंतर्गत आते हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो स्वर हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं कि अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे क्या है स्वर हैं, ये हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ समझिएगा, हमने आपको 345 संख्या बता दी और इसके साथ साथ हमने क्या बताया? सारे स्वर बता दिया। और सारे स्वर के अलावा इसमें और क्या आता है? और होता है अंतस्थ व्यंजन। इसके आगे समझिएगा, अंतस्थ व्यंजन, जो कि हाँ, यहाँ पे लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको बताते हैं अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, आपको पता है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा और ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं, 4 होती हैं। यारा लावा, यारा लावा हमारे साथ याद करिएगा। तो हमने आपको 2 चीजें बता दी कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। 5 गुणे 5 25 ही तो हुआ। फिर इसके बाद अगर हमसे अंतस्थ की संख्या आपसे पूछते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कौन से? 4 होते हैं, यारा लावा। अब हमारे साथ समझिएगा, हमने आपको अभी क्या बताया है। हाँ, तो हमने आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का हो जाएगा। इसके साथ-साथ हमने अभी आपको एक चीज़ और लिखाई थी कि इसमें क्या होगा? सारे स्वर होंगे और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ किसमें आएँगे? अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे ये प्रश्न को पूछा जा रहा है परीक्षा में तो अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं घोष या फिर सघोष के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा और एक व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हमको ऊष्म व्यंजन समझ में भी आना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन मैम क्या बता रही हैं। तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है और 4 कौन-कौन से? जो तीनों सा होते हैं, तीनों सा और हाँ, और इसका उच्चारण स्थान अभी हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा। पहले ये समझिए कि अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछा जाए, क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा कि आपसे अगर स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो उसकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन अगर पूछा जाए उसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? यारा लावा हो जाएगा। और अगर आपसे ऊष्म व्यंजन पूछते हैं, ऊष्म व्यंजन, तो वो क्या होती है? तीनों सा और हा होते हैं। तो आपसे और इन्हीं को अगर हम जोड़ लेंगे 25
1 मिनट 25 और इसके साथ 4 जोड़ेंगे और 25 के साथ इसके साथ हम 4 जोड़ेंगे तो ये हमारे पूरे 33 व्यंजन बन रहे हैं। ये हमारे पूरे 33 व्यंजन बन रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आपसे 33 व्यंजन पूछा जाए कैसे बन रहे हैं तो 25 हो जाएँगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हो जाएँगे और इसके साथ-साथ अगर 4 अंतस्थ हो जाएँगे, 4 ऊष्म संघर्षी हो जाएँगे। तो हमारे साथ समझिएगा कि हमारे जो 33 व्यंजन बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। 25 स्पर्श संघर्षी बन जाएँगे और अंतस्थ 4 हैं और 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं हम ऊष्म संघर्षी होता क्या है? ऊष्म संघर्षी की अगर हम आपसे परिभाषा पूछते हैं समझने के तौर पे, क्या होता है ऊष्म संघर्षी? कि जिन व्यंजनों का जो उच्चारण हम करते हैं तो जो ऊष्म संघर्षी समझिएगा, ऊष्म जो ऊष्मा हुई और संघर्षी मतलब संघर्ष करते हुए, ऊष्मा मतलब अंदर की जो वायु है, हमारे जो मुख द्वार के अंदर की जो वायु है या हवा है, वो हमारे मुख से क्या कहते हैं मुख से संघर्ष या फिर कहते हैं घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष करते हुए जो हमारी ऊष्मा है अंदर की मतलब जो हवा या फिर वायु कह दे वो मुख द्वार से क्या संघर्ष या फिर कहते घर्षण करते हुए बाहर निकल रही है वो क्या कहलाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या 4 होती है तीनों सा और हाँ देखो सा बोल के देखो सा शा और हा ये अंदर से जो हमारी मुख द्वार से जो वायु है वो घर्षण करते हुए बाहर आ रही। घर्षण करने का मतलब है संघर्ष करते हुए वो बाहर आ रही है तेजी से आ रही है तो उसे क्या कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आपसे अगर पूछा जाए पर एग्जाम में कि संख्या व्यंजन की कितनी होती है तो 33 होती है। कौन कौन से 25 हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, 4 हो जाएंगे अंतस्थ जो कि 11 लावा है और इसके साथ साथ हमने अभी ऊष्म संघर्षी 4 बताया तीनों सा और हाँ इन्हीं को जोड़ करके हम 33 व्यंजन बना देते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें आपसे कि किसके अंतर्गत आता है अभी हमने आपको बताया है कौन कौन से आते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है हमने, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 345 संख्या किसकी है, तो वो सघोष जिसका दूसरा नाम घोष है, उसके अलावा सारे स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो घोष या फिर सघोष के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं और अभी हमने आपको ऊष्म व्यंजन बताया, जिनकी संख्या 4 होती है, तीनों सा और हा, तो तीनों सा यहाँ पे आएँगे, ध्यान रखिएगा, तीनों सा यहाँ पर आते हैं और जो इसका हा बचा, वो आता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? घोष या फिर सघोष के अंतर आता है। हमारे साथ फिर से तैयार करिएगा कि आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे होते हैं इसमें जो संख्या है घोष या फिर सघोष, हमारे साथ अब इसे मत देखिएगा, अब हमारे साथ आप थोड़ा रिकॉल करते हुए चलिएगा कि अगर पूछा जाए कि व्यंजन जो है कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं और व्यंजन का अगर वर्गीकरण करेंगे तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं 2 होते हैं, घोष या फिर जिसका दूसरा नाम है सघोष और उसके बाद दूसरा कौन है आघोष। साघोष मतलब साथ में ऐसी ध्वनियां या ऐसे उच्चारण जिनका मुख द्वार जिनको निकलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाता है सघोष या फिर जिसका दूसरा नाम घोष कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है 345 अभी हमने बताया। अब 345 जोड़ के याद करिएगा, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे याद करेंगे तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। 345 देखो हमने जल्दी बोल दिया कि नहीं, तो अगर बोला जाए 345 किसमें आती है हमको अपने भर का आना चाहिए, समझने भर का कि हाँ हम समझ रहे हो अपनी चीजें कि हम अगर 345 बोल रहे हो तो कैसे हो रहा है, अगर सामने वाला पूछे तो हम उसको समझा भी सके कि ये 345। पहले तो शॉर्टकट याद करो, फिर कोई जब पूछता है आपसे तो आप उसे आप डिटेल में बता दो कि प्रत्येक वर्ग का जो वर्ग था चा वर्ग था टा वर्ग था, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है घोष या फिर सघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है आघोष कहलाता है। और इसके साथ साथ अगर सारे स्वर आपसे पूछे जाए तो सारे स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, सारे स्वर आते हैं घोष जिसका दूसरा नाम सघोष है। अच्छा आपको हम बार बार ये इसीलिए रिवाइज करा रहे हैं, कभी आपको घोष दे दिया जाएगा प्रश्न में कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है घोष है या फिर नहीं है या फिर सघोष है या फिर नहीं है, अधिकतर नहीं पूछा जाएगा। तो जब आपको हाँ वाले पता होंगे तभी तो आप नहीं कर पाएंगे ना, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि सघोष की संख्या पूछी जाए 345, अघोष की संख्या पूछी जाए 12, तो अगर सारे स्वर किसके अंतर्गत आते हैं आप इसको देखिएगा मत, हमारे साथ समझिएगा कि सारे अगर स्वर किसके अंतर्गत आते
आते हैं तो वो घोष या फिर सघोष के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन अगर यारा लावा पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यारा लावा किसके अंतर्गत आते हैं अगर पूछा जाए तो आते हैं घोष या फिर सघोष में आते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन अगर पूछे जाए जो तीनों सा और हा होते हैं, जो जो रगड़ करके जो घर्षण करके ध्वनियां हमारे मुख से बाहर निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, अघोष कहलाती हैं। और वो क्या होती है, तीनों सा और हा होती है। तो तीनों सा हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत, और हा जो होगा वो साघोष के अंतर्गत, सघोष के अंतर्गत आता है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात होती है, यहीं पे हम आपको समझा दे रहे हैं क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें, कहलाता है अल्प प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, प्राण वायु के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कौन 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 से होते हैं, दो होते हैं, प्राण प्राण वायु। प्राण समझिएगा बात, अभी हम आपको समझाते हैं। प्राण वायु के आधार पर, प्राण पहला क्या था, भूसत्व के आधार पर, दूसरा क्या है, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। कौन कौन से, अल्प प्राण अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। आपको इसी समय यही समझा दे तो दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है और महाप्राण व्यंजन क्या होता है, तो नाम से समझिएगा, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए ये अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, महा का मतलब क्या होता है, अधिक। तो ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण, और प्राण का मतलब होता है वायु, ये वायु हमने लिखा नहीं, प्राण वायु, तो ये हो जाएगा वायु। और अल्प मतलब कम, प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु होता है। तो समझिएगा हमारे साथ, ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकले, कम वायु का प्रयोग हो, कम वायु का प्रयोग हो मतलब कम श्वास का। जैसे हम कोई वर्ण बोल भी दे और हमारे मुख से ज्यादा जोर ना लगे, ज्यादा फोर्स ना लगे, तो वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण। तो क्या कहलाएंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु या फिर कह दे प्राण वायु, जिन वर्णों के जिन ध्वनि जिन व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कह दे या फिर श्वास वायु कम निकले, मुख से कम निकले, जिन व्यंजन क्या कहते हैं, जिन जिन व्यंजन जिन व्यंजन हमारे साथ बोलते चलेगा, वर्णों जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, श्वास मतलब जो सांस ली जाती है, श्वास वायु मुख से अल्प मतलब कम, कम निकले, कम निकले, तो क्या कहलाता है वो, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। समझिएगा इसको, ना भी याद करें तो अगर आप इसको इसकी मीनिंग समझ लें तो आपको समझ में आएगा, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। तो सीधे सीधे कोई पूछे तो क्या कहलाएगा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से प्राण वायु कम निकले, अल्प हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, महा मतलब ज्यादा निकले। ये समझ लीजिएगा कि ज्यादा प्राण वायु निकले या फिर श्वास वायु, या फिर कह दे श्वास वायु निकले, श्वास वायु निकले, इसमें ज्यादा, नाम सही लग रहा होगा महा, तो महा का मतलब होता है ज्यादा। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने ये बता दिया कौन कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण हो गया, तो दो होते हैं ये, और अल्प प्राण में जिसमें कम वायु निकले, और महा में होता है जिसमें ज्यादा वायु निकले। इसके साथ साथ हमें समझना चाहिए संख्या कितनी होती है, एज इट इज उसी तरह हम समझाएंगे आपको, जैसे हमने घोषत में समझाया कि घोष में कितनी 345 संख्या होती है, अघोष में कितनी होती है, हमने बताया 12। तो इसी के साथ साथ इसकी संख्या होती है 100, आप ऐसे याद करिएगा, 135, 135 याद करने के तौर पे समझिएगा। और इसको बचा क्या है इसमें, 24। अब समझिए मैम 135 और ये क्या कह रही, तो अभी आप हमारे साथ बोलते चलिएगा कि कि 1 मिनट, हाँ, अगर आपसे हम बात करते हैं इसकी, हाँ, अगर हमने बात करें अल्प प्राण की, तो क्या संख्या हमने 135 बताया, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो अल्प प्राण में होगी 135 संख्या बताई, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। हमारे साथ समझिएगा आप, क्या हमने अभी आपको बताया है कि
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जबकि दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो हमारे साथ संख्या हमने आपको समझा दी। समझ में आपको आना चाहिए कि अगर जब आपसे बात किया जाए कि अल्प प्राण में तो संख्या 135 होती है, महाप्राण की संख्या पूछी जाए तो 24 होती है। इसके अलावा जैसे हमने स्वर उसमें बताया, तो इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए ना कि सारे स्वर कहाँ होते हैं और सारे व्यंजन कहाँ होते हैं। तो इसी में होते हैं सारे स्वर। जो हम सारे स्वर लेते हैं किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। सारे स्वर अल्प प्राण में सारे स्वर आएंगे। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो हमारे व्यंजन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ अभी हमने ऊष्म संघर्षी बताया, तो ऊष्म संघर्षी इसके अंतर्गत आते हैं। ऊष्म जो व्यंजन होते हैं, ऊष्म तीनों सा और हा, तीनों जो सा थे वो आएंगे इसी के अंतर्गत। तो आई होप आपको इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 135 होती है। कौन कौन से, और इसके अलावा क्या होता है? इसमें सारे स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि 11 लावा अभी हमने आपको बताया था। और अगर अब बात करें महाप्राण मतलब ज्यादा वायु निकले, और उसकी संख्या कितनी होती है? 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे का वर्ग है तो का खा आता है, तो खा ले लेंगे इसमें। का खा गा घा, घा होता है तो घा हो जाएगा, तो हो गया कि नहीं? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो वर्ण होगा वो हमारे इसके महाप्राण के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ क्या आएगा? तीनों सा और हा। तीनों सा और हा को क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो आपको ये संख्या भी हमने समझा दी, आपको घोषत्व भी समझा दिया, और आपको हमने इसके साथ साथ प्राण वायु के आधार पर भी व्यंजन समझा दिया। तो आई होप आपको आज का इतना पूरा हमारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। इस क्लास के दौरान अगर आपको समझ में आएगा तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, और साथ में इसे लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। कम से कम हमें पता तो चले कि आपने हमारे वीडियोस देखे, आपको कैसा लगा और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी संस्थान के साथ जुड़े रहेगा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले कंटेंट के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।